कुलाम्स लॉ की बात करेंगे तो ये कुलाम्स लॉ किसके बीच कार्य करेगा भाई? ये कुलाम्स लॉ जो वर्क करेगा ये चार्ज के बीच कार्य करेगा, ठीक है। इसके लिए दो चार्ज होना चाहिए, ठीक है। वही आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करोगे अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them, ठीक है। मीन्स यहां बात करो according to Coulomb's law, according to Coulomb's law the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of charge is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square distance between देन, ठीक है। मीन्स अगर हम बात करोगे भाई तो यहां पे क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मीन्स दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे भाई ये कोई पॉइंट ए हो गया, ये कोई पॉइंट बी। अब यहाँ पे हमने ले लिया चार्ज, यहाँ पे क्या है प्लस Q1, यहाँ पे चार्ज हमने ले लिया प्लस Q2 और इनके बीच का जो हमने डिस्टेंस ले लिया वो क्या है भाई, R है। तो कुलाम्स लॉ की बात करोगे तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, यहाँ देखिए प्लस Q1 और ये प्लस Q2 है, तो इन दोनों चार्ज के बीच कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्शन तो होगा नहीं भाई क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज हैं, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मीन्स यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सिव जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के, ठीक है। अब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो दैट इज यह प्रोपोर्शनल क्या मिलने वाला, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर बाई। अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है तो कोई कांस्टेंट आता है भाई, तो वो कोई कांस्टेंट K ले लेते हैं, तो Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर अगर जहां K की बात करोगे भाई तो K क्या है, सिंपल सी बात है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा या इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया कोई नियतांक तो आएगा भाई। जब हम ये क्या हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू जो है इससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहिए, ठीक है। या इसे आप क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होता है भाई, इसकी वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे भाई, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई भैया R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब यहाँ हम जानेंगे कि ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हम 1/1 करके जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस एप्सिलॉन नॉट
को जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की भाई बात करोगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, उसकी बात करोगे भाई तो ये यहाँ पे है। अब ये आर स्क्वायर किसके पास जाएगा, एफ के पास। तो एफ क्या है, बल है, इसका मात्रक न्यूटन, आर दूरी है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों Q1 और Q2 चार्ज है तो इसका मात्रक कूलम्ब स्क्वायर। मीन्स हो गया 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और होता है इसमें भाई, ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है भाई। देखिए आपने क्या जाना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू आपने जाना कि 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानना है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट भाई ऊपर जाना चाहेगा क्योंकि नीचे भाई वैल्यू तो ऊपर निकलेगा। तो एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ उठा कर लाते हैं तो, और ये नीचे आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट = हमें क्या मिलने वाला है, ये भाई गया यहाँ, ठीक है, और ये आया इसके पास। तो हुआ क्या, 1/4 पाई इंटू 9 × 10 पावर 9। अब भाई ये तो ऊपर गया तो कूलम्ब स्क्वायर भी तो ऊपर जाएगा, तो हो गया कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे देखिए भाई पाई की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं 3.14 मतलब 3.14 भाई, फिर 9 × 10 पावर 9 हो गया, फिर क्या हुआ कूलम्ब स्क्वायर अपॉन क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है भाई, ये वैल्यू किसकी है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है, ठीक है। इसे एप्सिलॉन नॉट भी कहो या फिर एप्सिलॉन 0 कहो, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एप्सिलॉन नॉट का ये क्या है, ये मात्रक है भैया, मीन जिसे हम कहते हैं यूनिट, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब ये तो इसका यूनिट है, ठीक। लेकिन हमें अगर विमा निकालना होगा, डायमेंशन निकालना होगा, तो डायमेंशन अगर हमें निकालना होगा भाई तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम डायमेंशन इसका निकालते हैं, किसका, 1/एप्सिलॉन नॉट का। तो जब हम 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे तो हमें क्या मिला, 1/एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है, इसका जो यूनिट हमें क्या मिला, इसका यूनिट मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन होगा भाई, अब देखिए न्यूटन मीन्स बल, तो बल का क्या होता है मेरे बच्चे, mLT की पावर -2। अब ये मीटर स्क्वायर, मीटर मीन्स लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है ना भाई, तो लेंथ का कितना होगा, L स्क्वायर है तो हो गया L स्क्वायर। अब ये कूलम्ब स्क्वायर बच्चे, Q का क्या होता है 80, स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर और T स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, M ऐसे ही रहने दो, और 2 और 1 मिल करके क्या होगा मेरे बच्चे, 3 होने वाले हैं, ठीक है। तो L के पावर 3, अब ये T स्क्वायर ऊपर जाएगा मेरे बच्चे तो माइनस करके जाएगा, तो T के पावर -4 हो जाएगा। अब ये देखिए A स्क्वायर भी ऊपर जाएगा माइनस होगा तो A के पावर -2। ये डायमेंशन हो गया किसका, 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये है, ठीक है। अब देखिए हम डायमेंशन किसका निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का क्या डायमेंशन, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का जब आप डायमेंशन निकालोगे
तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर अपान क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देख लो भाई, इसका जो डायमेंशन होगा मेरे बच्चे, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो m के पावर भाई +1 तो लिख ही सकते हो। अब इसका अपोजिट करने का मतलब क्या, m के पावर, इसमें जो प्लस है भाई उसको माइनस में करो, जो माइनस है उसको प्लस में करो। तो m प्लस में है तुरंत माइनस कर दो, l प्लस में है माइनस करो, ठीक है, और t माइनस में है तो प्लस करो भाई, ठीक। a क्या है, माइनस में है तो प्लस करो, ठीक है। अब ये डायमेंशन हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का, और 1/एप्सिलॉन नॉट का ये डायमेंशन है। अगर आपको भाई फोर्स का डायमेंशन नहीं आ रहा है तो भाई फोर्स बल F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। यम तो आपका मास है, तो मास का तो भाई कैपिटल यम होगा। ए क्या है, एक्सीलरेशन है, मीन्स त्वरण है, इसका क्या होगा भैया, LT के पावर -2। तो भाई बल का हो गया था MLT के पावर -2, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ हम नोटिंग पॉइंट जानते हैं, नोट। तो नोट फर्स्ट क्या कहता है हमारा, अभी देखिए आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि जब दोनों जो आवेश हैं हमारे, जब दोनों चार्ज क्या है बेटा, निर्वात में रखे हैं या वायु में रखेंगे, तब के लिए आपने पढ़ा। अब हम जब बात करते हो भाई, ये जो दोनों चार्ज हैं किसी मीडियम में रखे हों, ठीक है, फॉर मीडियम की बात करते हैं। अगर मीडियम में भाई हम चार्ज को रखते हैं तब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। फॉर मीडियम की जब बात करोगे बेटा, तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा जो हमारा, तो FM, यम का मतलब क्या है, मीडियम है, एज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन होगा, क्योंकि जो आपका एप्सिलॉन 0 था वो किसके लिए था भाई, वो तो फ्री स्पेस के लिए था, ठीक है, वैक्यूम के लिए था। वैक्यूम में निर्वात होता है भाई जहाँ वायु ना हो, ठीक है। लेकिन ये तो कोई मीडियम है भाई, जब ये कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन 0 को हटाना पड़ेगा, तो क्या रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए, अब वही वैल्यू भाई Q1 इंटू Q2 बाई R², ठीक है, ये तो हो गया भाई, ठीक। अब आगे जब हम बात करोगे भाई, ये तो आपको मिला, ठीक है। और फॉर फ्री स्पेस की बात करो तो, अगर फ्री स्पेस की भाई आप बात करोगे तो F की वैल्यू अभी आपने निकाला 1/4πε0 निकाला, तो Q1 इंटू Q2 बाई आपने क्या निकाला, अपान R², ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, दैट इज F बाई आप कर लीजिए FM कर लीजिए। जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ऊपर भाई मैं लिख रहा हूँ 4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R², फिर अपान, है ना। अगर अपान की बात करोगे भाई तो क्या मिलने वाला है, 1/4πε0, और नहीं एप्सिलॉन होगा सिर्फ भाई Q1 इंटू Q2 बाई R²। अब ये सब कैंसिल आउट, 4π भी कटेगा बच्चा, बचेगा क्या हमारा, ध्यान दो, ये बचेगा इधर से 1/ε0, इधर 1/ε। अब ये एप्सिलॉन भाई ऊपर जाता है, नीचे क्या बचता है, एप्सिलॉन ऊपर गया तो नीचे बचा एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के, तो के की वैल्यू हमें मिल गया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखिए भैया, वेयर मीन्स जहां, अगर इस एप्सिलॉन की बात करोगे तो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और के क्या है, अगर के की बात करो, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनीशन अगर देना चाहें तो डिफिनीशन क्या होगा, द रेशियो बिटवीन एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना, द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड ये क्या है भाई, एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इन दोनों का क्या है भाई, रेशियो है। अब हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो के की वैल्यू की बात करो बेटा फॉर एयर या फिर वैक्यूम के लिए, एयर या फिर वैक्यूम की बात करोगे तो के की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है भाई। ठीक है, अगर मेटल की बात करोगे, मेटल मीन्स वही कंडक्टर है ना, मीन्स चालक, कंडक्टर की बात करोगे भाई तो क्या मिलने वाला है, मेटल मीन्स क्या होता है, वही चालक होता है, जो भी आएंगे। तो के की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो इनफाइनाइट होता है, मेटल के लिए इनफाइनाइट। ठीक है, अगर नॉन मेटल की बात करोगे बेटा, नॉन मेटल या फिर नॉन कंडक्टर की बात करो तो उसके लिए के की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को कंपेयर करवा कर दिखाएंगे कि हम ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स स्थिर विद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स क्या होता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हम जान लेते हैं कि हमारा आपने क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड करता था, वो भाई जो भी पार्टिकल्स होते थे उसके मास पर डिपेंड करता था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, मीन्स वहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो क्या होता था, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता था, और यहाँ पे जो आपका क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इसमें है। ठीक, मीन्स ये आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, लेकिन आपका जो क्या होता था गुरुत्वाकर्षण जो बल होता था वो सिर्फ क्या होता था, आकर्षण बल होता था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, कंपेयर करवाएंगे। अगर हम बात करोगे भाई किसी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अब हम कंपेयर करवाएंगे कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मीन्स 9.1 गुणे 10⁻31 किग्रा होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की मास की बात करोगे, Me मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है भाई, अगर Q की बात करोगे भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ही है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे देखिए Fe, E मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे Q1 इंटू Q2 होता है भाई, मीन्स यहाँ पे Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 दोनों सेम है क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अपान बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए F ऑफ E 9 इंटू 10⁻9 लिखो, फिर Q की वैल्यू रखिए भाई 1.6 इंटू 10⁻19, फिर भाई Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल है। अब भाई गुरुत्वाकर्षण भी तो देख लो, एफ जी मीन्स क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसमें क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर कर दो, तो एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या मिलेगा, 6.67। ठीक है, 10⁻11, फिर Me मीन्स क्या, 9.1 इंटू 10⁻31, फिर बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन आर स्क्वायर। अब भाई दोनों को डिवाइड करा दो, तो मैंने क्या किया, F ऑफ E बाई F ऑफ G कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखिए थोड़ा सा, F ऑफ E में नीचे आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर, दोनों सेम भाई, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F ऑफ E वाला ऊपर लिखो, 16 का 16 में इंटू करोगे 256,
अब यहाँ पे भैया 19 दूना कितना होगा 38 होता है, 38 माइनस 38 और प्लस 9 करो तो कितना आने वाला है मेरे बच्चे, 29 आने वाला है, माइनस 29। अब यहाँ पे भैया 6.67 ये इंटू कर दो ना भाई 9.1, फिर 9.1 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ ये आप ऐड करोगे तो 1 1 2 1 कितना होगा 3 हो गया भाई, 3 3 6 और 1 7 मीन्स माइनस 37। अब इसको आप डिवाइड करोगे भाई तो एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ जी मीन्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगा लगभग कितना होता है भाई 10⁻43 टाइम्स। मीन्स यूं आप कह सकते हो जो हमारा क्या होता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल का जो होता है भाई कितना गुना ज़्यादा होता है, कितनी टाइम्स ज़्यादा होता है, तो 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा होता है भाई, 10⁻43 टाइम्स क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए